हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। आज के लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के वो सभी को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली सिर्फ एक जो है लेंस पाया जाता है, सिर्फ एक लेंस होता है और यही लेंस जो है एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एक हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज जो फॉर्म करनी होती है वो हमें कैसे करनी होती है। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर प्लेस्ड होगा तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि इमेज जो है फोकस के पीछे बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। तो सबसे पहले सपोज करो ये हमने हमारा कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, नाम दे देते हैं इसका ए बी। अब एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी फोकस से, और जो दूसरी लाइट रे है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहे हैं। तो हम जानते हैं ये दोनों कहीं पर भी ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। अब देखो ये जो सेकंड लाइट रे थी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे 2 डैश थी, ये है सेकंड लाइट रे, और ये है इंसिडेंट लाइट रे फर्स्ट, और ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे 1 डैश। ठीक है। अब 1 डैश और 2 डैश को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये चूंकि ये डाइवर्ज कर रही है, ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में आगे फैलती ही जा रही हैं, आगे डाइवर्ज करती जा रही है। इसका मतलब आगे की तरफ इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन इन फ्रंट ऑफ द, इसके आगे कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक डायरेक्शन में दोनों लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे। तो हमने एक लाइट रे को एक्सटेंड किया, दूसरी को एक्सटेंड किया, तो ये देखो यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है देखने को मिल गया। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम कहेंगे सर इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। इसको नाम दे देते हैं हम ए डैश और बी डैश। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। अब ध्यान से देखें तो ये जो इमेज बनी है ये इमेज एनलार्ज इमेज है, ये हो जाएगा इसका साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज, इसको हम एच आई से डिनोट कर देंगे। और ये जो साइज है इसको हम कहेंगे सर ये एच नॉट है, इसको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीटली ये एनलार्ज इमेज बना रहा है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको हम सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस से शो करते हैं। जो हमारा नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये ग्लास ही हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है। ठीक है। तो बेसिकली अब सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन करते हैं हम, इट इज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अभी तक यही पढ़ के आ रहे थे कि सर जो रेशियो होता है मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई बाई एच नॉट को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन है, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो बेसिकली साइज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज नहीं बढ़ाते, ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो एंगल सबटेंडेड ऑन आई होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज ने जितना एंगल हमारी आंखों पर सबटेंड किया होता है उस एंगल को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो वहां पे टर्म यूज होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। ठीक है। तो अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है इसको समझते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखना, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया एट आई, and to the angle subtended by the object when placed at the least distance of distinct vision। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, हम क्लासरूम में बता चुके हैं कि जो हेल्दी आई होती है उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है 25 सेंटीमीटर। तो हम ये कहते हैं कि सर 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से होगी तो उसको हम इजीली और क्लियरली बिना ब्लरी आई से देख सकते हैं। अब ये किसी भी एडल्ट के लिए, हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर जो अलग अलग एडल्ट हैं उनके लिए इन सबकी इसकी जो वैल्यू होती है वो सबके लिए चेंज होती जाती है। ठीक है। अब ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इस एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम बीटा बाई अल्फा से यहाँ पे डिनोट किया, इसको एम ए से डिनोट करेंगे। तो एम ए की वैल्यू हमने लिखी है बीटा बाई अल्फा। अब ये बीटा क्या है, हमने कहा था सर बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। तो ये इमेज थी, हमने कहा सर ये इमेज हमारी ए डैश बी डैश, तो ये इमेज जो है आई हमारी यहाँ पर है, तो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी वही हमारे लिए
क्या हो जाएगी ऑप्टिकल। देखो ऑप्टिकल सेंटर पर जो इमेज एंगल सबटेंड करेगी वही हमारी आंखों पर भी सबटेंड करेगी, क्योंकि हमारी आंखों को हम लेंस के पास में ही रखते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे तो हम कहेंगे सर ये एंगल हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अल्फा एंगल कौन सा होगा, अल्फा एंगल होगा द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। यानी कि अब या तो इसको इमेज के जहां पर इमेज बन रही है या तो वहां पर प्लेस करो, या फिर इमेज को ही हम ऐसी जगह प्लेस करें कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो उस कंडीशन में जब इमेज ऑब्जेक्ट को भी वहां पर प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जैसे सपोज करो अभी मुझे वो एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट से पैरेलली जा रही है। अब यहाँ पे सपोज करो अगर मेरे पास में एक ये ऑब्जेक्ट ए बी जो था, ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पर हम कंसीडर अगर करें, तो ये कंसीडर क्यों कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ पर है, अगर उसको इमेज की जगह रखा जाता तो वो कितना एंगल आई पर सबटेंड करता। तो हम कह रहे हैं सर देखो ये वाली जो लाइट रे है इसके अलोंग सबटेंड करता, तो ये वाला एंगल जो हो गया, ये एंगल बन गया अल्फा। आगे बात समझ में। तो वापस से समझो क्या कह रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहता है कि ये इमेज, सॉरी, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, इमेज ने आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया उसको हम कहेंगे बीटा। और अल्फा क्या चीज है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ये ऑब्जेक्ट जब एंगल सबटेंड कर रहा है उसकी वैल्यू को हम अल्फा कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो ये अल्फा एंगल बनेगा, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, जहां पर इमेज बन रही है या तो वहां पर प्लेस करिए, या फिर डी डिस्टेंस पर इसको प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर इमेज तक की डिस्टेंस को मेजर करें तो ये बन जाएगा वी, इमेज डिस्टेंस। यहाँ से फोकल लेंथ को मेजर करें तो ये बन जाएगा फोकस तक का मेजर करें तो फोकल लेंथ। और यहाँ से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लिख देंगे यू। क्लियर है। अब ध्यान से देखें तो इसके लिए u की वैल्यू भी माइनस में आएगी और v की वैल्यू भी माइनस में आएगी, क्योंकि दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रही हैं। क्लियर हो गया। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसकी वैल्यू बीटा बाई अल्फा होती है, और बीटा बाई अल्फा क्या होती है उसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इस बीटा बाई अल्फा के वैल्यू का मतलब क्या है और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ ये है ए डैश, और इसको नाम देते हैं सर ये बी डैश है, और साथ साथ में ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। और अगर मैं इसको कहूँ कि सर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अब ध्यान से देखें हमारे पास में हमारे पास में क्या क्या बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए डैश बी डैश हो, एंड इन ट्राइंगल ए बी ओ। ये वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना, ये वाला ए बी ओ नहीं लेंगे, हम लेंगे ए बी, यहाँ पर है, ये देखो ए बी यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है। ठीक है तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर मुझे tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan अल्फा चूंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, और सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस हो जाएगा आपका ओ बी। ठीक है, और tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। ठीक है, अब देखो ओ बी डैश और ओ बी दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर है, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी। तो अगर मुझे tan अल्फा बाई tan बीटा लेना हो तो उस कंडीशन में मैं सिंपली ओ बी डैश और ओ बी को बराबर कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज, ये जो अल्फा और बीटा एंगल होते हैं ये बहुत ही स्मॉल एंगल बनते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा both the angles are very small। जब दोनों एंगल बहुत स्मॉल होंगे
तो उस कंडीशन में क्या, इसको tan अल्फा की वैल्यू को अल्फा के बराबर और tan बीटा को बीटा के बराबर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी और बीटा बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी, क्योंकि ओ बी डैश और ओ बी दोनों की वैल्यू बराबर है। अब सिंपली एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। तो हम कहेंगे सर यहाँ से बीटा बाई अल्फा करेंगे तो देखो ओ बी और ओ बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब जो ए डैश बी डैश है ये देखो ये एच आई के बराबर है और ए बी जो है वो एच नॉट के बराबर है, तो हम सिंपली लिख देंगे ये बन गया एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट। क्लियर हो गया। अब ये भी हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर है। अगर ये लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे ऑल्सो, हमें ये भी पता है कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है या लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है एच आई बाई एच नॉट, एच आई बाई एच नॉट ये इक्वल होता है वी बाई यू के। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है ये v है, ये जो वैल्यू है ये u है और इसको हमने कहा था ये फोकल लेंथ f है। u को हम माइनस लेंगे, v को भी माइनस लेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर रिलैक्स्ड आई से हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो इमेज डिस्टेंस जो बन रही है ये d पर बननी चाहिए और उस कंडीशन में इसकी जो डिस्टेंस है वो भी d के बराबर होगी, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट रीजन होगी। तो अगर d की वैल्यू इसकी जगह मैं d पुट करूं तो ये बन जाएगा मेरा माइनस डी बाई माइनस यू, और अगर इसको यहाँ पे लिखें और मैग्निफिकेशन एंगुलर इज इक्वल्स टू सिंपली ये बन गया डी बाई यू। क्लियर है, ये हमारा एक मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसी के साथ साथ में अगर मैं, चलो एक ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ तक तो ये देख लिया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आया है एम ए की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, ये वी बाई यू या सिंपली डी बाई यू के बराबर आई है। इसको मैं कह देता हूँ सर ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज करना चाहूँ लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला कहता है 1 बाई फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 1 बाई एफ, इसको मैं इरेजर इसको हटाओ, यहाँ से लिखते हैं अगेन 1 बाई एफ इज इक्वल टू, अभी v की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, d पुट कर सकता हूँ, तो ये लेकिन माइनस का d आएगा 1 बाई माइनस डी 1 बाई माइनस यू। अब अगर इसको इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ d से तो उस कंडीशन में इधर में बचेगा d बाई एफ इज इक्वल टू ये बचेगा -1 और ये बच जाएगा माइनस का d बाई यू। ठीक है, सॉरी u को भी हम माइनस में लेंगे, u को भी माइनस में लेंगे, u की वैल्यू भी नेगेटिव होती है तो ये u प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगी ये वैल्यू प्लस की। तो उस कंडीशन में d बाई यू जो कि यहाँ पर देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर थी, तो हम इसको लिखेंगे सर ये d बाई यू की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर, और ये जो वैल्यू है ये अगेन एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर है। अब ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो आई है ये किस लिए आई है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन when the object is, sorry, when the image is formed, image is formed at d, और d क्या था, d is the least distance of the distinct region। तो ये d था, लेकिन हमें रेंज बताई थी कि नॉर्मल आई की जो ह्यूमन आई की जो रेंज होती है वो d से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो फार डिस्टेंस है और d जो है वो लीस्ट डिस्टेंस है। तो अगर रिलैक्स्ड आई के लिए हमको देखना हो तो यहाँ पे हम बी केस बनाएंगे फॉर रिलैक्स्ड आई,
अगर हमको आराम से देखना हो बिना आंखों पे जोर डाले हुए, फॉर रिलैक्स्ड आई, कहाँ गया वाइट स्क्रीन, वो सब चला गया, चलो। तो बी केस अगर हम बनाए फॉर रिलैक्स्ड आई, तो जो रिलैक्स्ड आई है, रिलैक्स्ड आई के लिए वी जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो इन्फिनिटी पर बन जाएगा। इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पर। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो हम कहेंगे सर ऑब्जेक्ट जो है उसको हमें रखना पड़ेगा फोकस पर, तो यू की वैल्यू को हम कहाँ प्लेस कर देंगे, फोकस पर। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे माइनस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो हमने देखा था वो आता था सर डी बाई यू के बराबर, तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन डी बाई एफ। यू की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, एफ प्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, और इनसे हमें कोई भी छोटी सी इमेज जो होती है उसको मैग्नीफाई करके देखने में हेल्प मिलती है। तो चलो सबसे पहले फटाफट देखते हैं। यहाँ पे हम दो टाइप के लेंस यूज कर रहे हैं, जिनमें से एक छोटा, ये देखो ये छोटे फोकल लेंथ का है और इसका अपर्चर भी छोटा है, और ये लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का है। जो ये छोटे फोकल लेंथ का है, इसको, ये छोटे फोकल लेंथ का है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, इसके आगे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। और ये जो लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंस है इसको हम कहते हैं आई पीस। इसको, इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और इसी के अपोजिट में हम अपनी आई को प्लेस करते हैं, या कहेंगे कि सर यहीं पर ऑब्जर्वर रहता है। अब ऑब्जेक्टिव के आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, सपोज करो फोकस के आगे हमने कहीं पर भी, फोकस और 2f के बीच में कहीं प्लेस किया, तो उस कंडीशन में लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी फोकस से, और एक लाइट रे को हमने पास करवा दिया ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने कहा सर ये है फर्स्ट लाइट रे, ये लाइट रे हो गई 1 डैश, और ये लाइट रे हो गई सेकेंड, और ये हो गई 2 डैश, ठीक है। तो इसकी इमेज हमें यहाँ पर मिल गई। नामकरण कर देते हैं इसका, ये हो गया ए बी, इसको नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज ए डैश बी डैश बनी है, यही इमेज ए डैश बी डैश आई पीस वाला जो ये बड़ा फोकल लेंथ वाला लेंस है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहीं से लाइट रेज पैरेलल भी आएंगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली भी लाइट रेज आएंगी। तो अगर इसकी इमेज फॉर्मेशन हमें देखनी है तो वो कैसे बनेगी, तो सपोज करो हमने एक ये लाइट रे ली, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जाएगी कहाँ से, हमें पता है फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे को अगर मैं ले लूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सर लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के जाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये फिर से क्या कर रहा है, आगे की ओर डाइवर्ज होता जा रहा है। इसका मतलब आगे इनका इंटरसेक्शन तो नहीं होगा, इंटरसेक्शन हमको नहीं मिलेगा, तो हमें बैक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। हमने कहा सर इस लाइन को बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, और यहाँ पर हमें एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। तो इसको नाम दे देंगे हम ए डबल डैश बी डबल डैश। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो ये देखो छोटी सी इमेज थी ए बी, एक बहुत ही छोटी सी इमेज थी, उसकी कितनी बड़ी, कितनी एनलार्ज इमेज बनी है। तो ये जो एनलार्ज इमेज है, फाइनल इमेज हमारे पास ये आई है, तो हम कहेंगे सर ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है, ये आई पीस के आई के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, ये बनाएगी एंगल बीटा। और ए बी जो ऑब्जेक्ट है ये कितना एंगल बनाएगा, हम कहेंगे सर ये एंगल बनाएगा अल्फा। अब ये एंगल कितना बने, कहाँ से बनेगा, उसको हम अभी देखते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो मैग्निफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन किसका होगा। ये हमारे पास में ए बी, ये था ए डबल डैश बी डबल डैश। हमने कहा सर ये देखो ये है बीटा, और ये जो इमेज बनी थी इसको नाम मैं देता हूँ ए डैश बी डैश। ध्यान से देखो, ये पुराने वाली इमेज जो डायग्राम है इसके अंदर ये वाली जो इमेज है इसको हमने नाम दिया ये वाला, ये ए डैश बी डैश है, ये बी डैश ए डैश। ये इमेज बनी है ए बी की, ये पहले लेंस से मैग्नीफाई होके बनने वाली इमेज है।
और ए डैश बी डैश की मैग्नीफाइड इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश पर। तो एक तरीके से जो अल्फा एंगल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ये तब बनेगा जब इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी को मैं प्लेस कर दूंगा कहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट ए बी को मैं प्लेस कर दूंगा ए डबल डैश बी डबल डैश के जस्ट अपोजिट में, या इसके जस्ट इधर में, इस पोजीशन पे जब मैं इसको प्लेस कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो उस कंडीशन में इंक चेंज कर लें, इस कंडीशन में यहाँ से आई के ऊपर कितना एंगल बनेगा, समझ में आ रहा है। ये जो है लाइट रे, ये कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल आई के ऊपर कितना एंगल सब, ये लाइट रे कितना एंगल सबटेंड करेगी, यही हमारा अल्फा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं, चलो। तो वापिस से मैग्निफिकेशन कंपाउंड के लिए सेम चीज क्या रहेगी, मैग्निफिकेशन को लिखते हैं हम बीटा बाई अल्फा से, और बीटा और अल्फा दोनों ही स्मॉल एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हमें टेन बीटा टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए टेन बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा एंड टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। या फिर हम इसको कहें, अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए डबल डैश बी डबल डैश और ओ, इस एंगल ट्राइंगल के अंदर देखें तो टेन बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देते हैं, टेन बीटा जो है डिवाइडेड बाई टेन अल्फा, ये जो टेन बीटा है ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, ये देखो इसके सामने परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस बी डबल डैश से लेकर ओ टू तक, बी डबल डैश ओ टू होल डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। अब टेन अल्फा क्या चीज है, टेन अल्फा है ए डबल डैश, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये है ए बी, ए बी ऐसे देखो ए बी यहां से यहां तक की ए बी, और अब ये इस कंडीशन में आई पर कितना एंगल सबटेंड करती, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एंगल बन जाएगा, इस एंगल को नाम देंगे, ये कहेंगे सर ये एंगल बनेगा अल्फा। तो अगर ये अल्फा एंगल बनेगा तो उस कंडीशन में इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ टू। अब ध्यान से देखें तो बी ओ टू और बी डबल डैश ओ टू दोनों बराबर हैं, सिंस बी डबल डैश ओ टू इज इक्वल टू बी ओ टू, तो दोनों वैल्यू को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गई तो उस कंडीशन में वापस से मैग्नीफिकेशन जो मिलेगा वो बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये हमारा फाइनल मैग्नीफिकेशन आया। अब इसी एंगुलर मैग्नीफिकेशन को मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ पे हमने क्या किया, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ये वाली जो टर्म आई है ये बेसिकली है जो आई पीस बना है उसका मैग्निफिकेशन। तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाई, और ये जो चीज है ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये है जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली पता क्या चला कि जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है ये आई पीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखें इसी डायग्राम के अंदर वापस से, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका डायग्राम फिर से बनाऊं तो ये हो जाएगा ए बी, ओहो इसको मिटाइए, तो ए बी और ये बन गया अल्फा एंगल, ठीक है इस तरीके से। और ये तब है जब डी डिस्टेंस पे बना है, तो ये ए बी और ओ टू बन गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्निफिकेशन निकालना हो, सो मैग्निफिकेशन
ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एम ओ इज इक्वल्स टू, ये सिंपली हो जाएगा v बाई यू। यहाँ पे v की वैल्यू है d डिवाइडेड बाई u की वैल्यू, देखो u की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, u की वैल्यू होगी यू ई, यू ओ ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए हमने इसको ले लिया यू ओ। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक जो कंसीडर किया है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे सर ये यू है, या सिंपली यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूँ, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेगा, वन बाई ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव का फोकस इज इक्वल टू वन बाई वी नॉट माइनस वन बाई यू नॉट, या फिर वी नॉट को मैं सिंपली लिख दूंगा डी के बराबर माइनस वन बाई यू नॉट। क्लियर है, लेकिन ये यू नॉट आएगा ये माइनस में आएगा। ठीक, तो और जो डी रहेगा, डी डिस्टेंस, ये जो डी है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर में बचेगा डी बाई एफ नॉट इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई यू नॉट। ठीक, अच्छा ये जो डी है, ये डी डिस्टेंस यहाँ पर आई है, तो ये देखो ये डी डिस्टेंस भी तो नेगेटिव होगी, तो इसको भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस डी से मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंपली यहाँ पर भी माइनस डी आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई यू नॉट, तो माइनस डी बाई यू नॉट की जो वैल्यू है ये बन जाएगी वन प्लस डी बाई एफ, और डी बाई यू नॉट की जो वैल्यू होती है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, दूसरा अपोजिट आ जाएगा, तो और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ये बनेगी एम नॉट इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ नॉट। तो एंगुलर ऑब्जेक्टिव का एंगुलर मैग्निफिकेशन आया वन प्लस डी बाई एफ नॉट के बराबर, और आई पीस की क्या हो जाएगी, आई पीस की जो मैग्निफिकेशन होगी, वाइट स्क्रीन ले लेते हैं, चलो, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो जो आई पीस है, आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा एम ई से, और एम ई की वैल्यू हो जाएगी डी डिवाइडेड बाई यू ई। अब यहाँ पे डी इसलिए लिया है क्योंकि इमेज जो बन रही है हमारी वो डी डिस्टेंस पर, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट रीजन पर बन रही है। सो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एम ओ मल्टीप्लाइड बाई एम ई, और एम ओ की वैल्यू थी वन प्लस डी बाई एफ ई, सॉरी एफ ओ, इंटू एम ई की वैल्यू आ गई डी बाई यू ई। तो ये हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन आया व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट रीजन। यहीं पे अगर हम दूसरा केस डाल दें कि जब इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बने, फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई के लिए जो इमेज बननी चाहिए किसकी, ये आई पीस की जो इमेज आएगी वो इन्फिनिटी पर चली जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा आई पीस का ये चला जाएगा फोकस पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है एम ई, ये बन जाएगा डी बाई एफ ई, और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन जो बनेगा ये हो जाएगा माइनस का ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो टोटल मैग्निफिकेशन would be equals to m equals to d by f e into माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट। तो ये हमारा टोटल मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो
तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन। ये पूरा मैग्नीफिकेशन की दो फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे हैं। एक मैग्नीफिकेशन लिया, ये लिखा है MO, जिसकी वैल्यू है 1+D/F0। और जब ओवरऑल मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, MO को और ME को। इसी तरीके से जब इन्फिनिटी पर इमेज को फॉर्म करना है तो उस कंडीशन में उनकी अलग अलग वैल्यूज को निकाल के वापस से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो देखो टेलीस्कोप हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक होगा रिफ्रैक्टिंग टाइप, दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप का जो टेलीस्कोप है वो क्या होता है, इसके अंदर जो इमेज होगी ये बहुत दूर बनी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब, एक बड़े से सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब से बनी होती है, जिसके अंदर एक एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस। एक्रोमेटिक का मतलब कोई कलर नहीं होता उसके अंदर, ठीक है ना, प्लेन वाइट जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है और अपर्चर भी बड़ा होता है, उसको एक एंड पर डाल दिया जाता है। तो ये जो लेंस है ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, इसलिए इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसके जो दूसरा एंड होता है वहां पर हम एक ट्यूब लगाते हैं, छोटी सी ट्यूब रहती है। और ये जो स्मॉलर ट्यूब होती है इसको एक रैक और पिनियन नाम का एक अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से रैक पिनियन अरेंजमेंट की वजह से ये क्या कर सकती है, छोटी वाली ट्यूब जो है बड़ी वाली ट्यूब के अंदर में टू एंड फ्रो हो सकती है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये सपोज करो ये हमारे लिए बड़ी ट्यूब है और इसके अंदर में एक छोटी ट्यूब इस टाइप से लगी रहती है ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास में एक स्क्रू लगा रहता है जिसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो छोटी वाली ट्यूब है ये अंदर और बाहर की तरफ में आया जा सकती है, जिससे यहाँ पर जो लेंस लगा है और यहाँ पर जो लेंस लगा है इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक ये इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन की वजह से फोकसिंग कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बन सकती है। ठीक है। अब ये जो छोटी वाली ट्यूब है इसके अंदर हम एक छोटे फोकल लेंथ का और छोटे अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस फिक्स करते हैं, जिसको नाम देते हैं हम आईपीस। जैसे कि ये हो गया, ये हमारे लिए आईपीस का काम करेगा। ठीक है। अब इस आईपीस को इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम आईपीस को क्या करते हैं, टू एंड फ्रो एक क्रॉस वायर होता है, उस क्रॉस वायर पे आगे पीछे करके उसको फोकस करते हैं। जब आईपीस फोकस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उस ऑब्जेक्टिव लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या करे, ऑब्जेक्टिव ये जो आईपीस का फोकस है ना इसके साथ में इसका कोई भी पैरेलैक्स ना दिखाई दे। पैरेलैक्स का मतलब कोई भी इसके बीच में एक आंख से और दूसरी आंख से देखने पर इनके बीच में कोई भी गैप ना दिखाई दे। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमने दो लेंस ले लिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव हो गया, एक दूसरा आईपीस हो गया, और यहाँ आईपीस के अपोजिट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। तो ये नाम देते हैं इसका ए बी हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से इतनी दूर से आने वाली लाइट रे जो है ऑब्जेक्टिव के आसपास आएंगी, लेकिन ये पैरेलल डायरेक्शन में आएगी। तो जब पैरेलल डायरेक्शन में आएगी तो लाइट रे फोकल प्लेन जो होता है ऑब्जेक्टिव का, जो फोकल प्लेन होगा वहां पर एक इमेज फॉर्मेशन करेगी। तो ये होगा इसका ऑब्जेक्टिव है, फोकस पॉइंट इसका ये है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन पास होगा उसको हम कहेंगे ये हमारा ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोकल प्लेन। तो ये हमारा फोकल प्लेन होगा। ठीक है, ये हमारा फोकल प्लेन होगा। अब इस फोकल प्लेन से इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, यहाँ पर हमारी एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको नाम दे देते हैं A', B'। ठीक। अब वापस से ये जो A', B' इमेज बनी है यही इमेज आईपीस के लिए वापस से क्या करेगी, एक ऑब्जेक्टिव का काम कर ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये वापस से एक नई इमेज बनाएगी। तो इसकी इमेज बनाने के लिए एक लाइट रे को हम पैरेलल लेके गए, दूसरी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे को लेकर गए हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गई। लेकिन फोकस से आने वाली जो लाइट रे है चूंकि ये दोनों की दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे और जहां पर हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी इस टाइप से। इसको नाम दे देंगे हम A', B'। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी जो लार्ज इमेज है वो फॉर्म हो रही है। अब ध्यान से देखें तो ये जो दूर से आने वाली लाइट रे है ये अल्फा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल भी उसके लिए अल्फा ही रहेगा, और अल्फा एंगल
लेकिन ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके लिए बीटा एंगल का काम करेगा। तो हमें क्या निकालना है, यही दो रेशियो लेने हैं, अल्फा और बीटा, बीटा बाई अल्फा। सिंपली एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमें बीटा बाई अल्फा की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन कौन से, O2, A डैश, B डैश और ट्रायंगल A डैश, B डैश, O1। ठीक है, तो एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखो, O2 A डैश B डैश और A डैश B डैश O1, तो ये बन जाएगा बीटा एंगल, ये बन जाएगा अल्फा एंगल। तो इन्हीं का रेशियो हम निकाल लेंगे और यहीं से हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक, अब इसका मैग्निफिकेशन जो है वो कैसे निकाला जाए, तो उसको देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला वापिस से बीटा बाई अल्फा हमने निकाला था। और ध्यान से देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये जो टेन बीटा होगा, टेन बीटा जो होगा ये छोटे वाले ट्रायंगल में, टेन बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कहेंगे सर ये A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश O1 के बराबर होगी। और टेन अल्फा किसके बराबर होगा, टेन अल्फा हो जाएगा A डैश B डैश डिवाइडेड बाई किसके बराबर, सॉरी A डैश B डैश डिवाइडेड बाई O2 B डैश के, B डैश O2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान लूँ ये इमेज डिस्टेंस है और ये d के बराबर हो, और ये है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जो सॉरी आईपीस जो है, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करे। ठीक, तो उस कंडीशन में टेन बीटा बाई टेन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, और इसकी वैल्यू देखो, टेन बीटा की वैल्यू हमने लिखी है A डैश B डैश बाई B डैश O1, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश O1 होल डिवाइडेड बाई टेन अल्फा की वैल्यू थी A डैश B डैश, देखो टेन अल्फा क्या था, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश O2, B डैश O2। तो A डैश B डैश, A डैश B डैश कैंसिल हो गया, तो आपके पास में M मैग्निफिकेशन बना B डैश O2 डिवाइडेड बाई B डैश O1, यानी कि कहाँ गया, ये रहा B डैश O2 डिवाइडेड बाई B डैश O1। अब O2 से लेकर जो B डैश तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये इमेज डिस्टेंस बनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव की इमेज डिस्टेंस V0। और B डैश से लेकर O1 जो है ये है ऑब्जेक्टिव की, सॉरी आई पीस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं B डैश O2 को हम लिख देंगे V0 डिवाइडेड बाई B डैश O1 को लिख देंगे आई पीस के लिए UE। ठीक, अब ये जो UE है इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी, लेकिन V0 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अब हम क्या करते हैं, जो मैग्निफिकेशन जब हम बनाना होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो, वो जो इमेज फॉर्म हो, ये वाली इमेज, ये कहाँ पर बन के आए, ये फोकस पर बन जाए। जब फोकस पर बनेगी तो रिलैक्स आई से इनफाइनाइट की, इन्फिनिटी देखो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ही, फोकस या फोकल प्लेन पर बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है V0, क्या ये डिस्टेंस F0 के बराबर हो गई, देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इसका जो F0 है, F0 का मतलब फोकस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस डिस्टेंस तक के बराबर हो जाएगी। तो V0 की वैल्यू को मैं वापिस से F0 डिवाइडेड बाई UE के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ गया नेगेटिव ऑफ F0 डिवाइडेड बाई UE। ठीक है, ये तब है जब ऑब्जेक्ट को हमने D डिस्टेंस पर रखना है। तो वापिस से इफ द इमेज फॉर्म्ड, if the image formed is at D, इमेज फॉर्म्ड इज एट D, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे सर VE जो आएगा वो D के बराबर हो जाएगा, और जो UE होगा ऑब्जेक्टिव के लिए वो FE के बराबर हो जाएगा। सो बाई लेंस फार्मूला
बाई लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। अब V की वैल्यू D है, UE की वैल्यू FE है, तो ये बन जाएगा 1/UE की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/UE की वैल्यू आ जाएगी 1/VE, यानी कि सॉरी 1/D, सॉरी ये बन जाएगा 1/D प्लस ये इधर जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी 1/D माइनस 1/FE। ठीक है। अब ये फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो है, ये देखो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन से लाइट रे आ रही थी उसके अपोजिट हमको मेजर करना पड़ रहा है। तो आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो भी क्या लेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यूज क्या आ जाएगी पॉजिटिव। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/FE। यहाँ से अगर मैं 1/FE को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 1/UE इज इक्वल टू 1/FE को हमने कॉमन लिया, तो इधर में बचेगा 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ से टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा वो बन जाएगा आपका, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव में FO डिवाइडेड बाई FE इंटू 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन आया रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के लिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इंटू 1 प्लस FE बाई D। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में एक कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है जिसका अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जिसका स्मॉल लेंथ का फोकल लेंथ होता है, और इनके बीच में एक प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाएं तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है और जो अपर्चर होता है दोनों ही बहुत बड़ा होता है, और ये है हमारे लिए आईपीस का काम करेगा जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मिरर रखा होता है, ये होता है ये है प्लेन मिरर, ठीक है, ये है प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, जो लाइट रे आएगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से वो पहले सबसे पहले पड़ेगी कॉनकेव मिरर पर, तो इसकी जो इमेज होगी वो इसके फोकस पर, यानी कि ये जो एफ नॉट है, इस एफ नॉट के ऊपर कन्वर्ज होगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्लेन पर इमेज बनेगी। और बीच में प्लेन मिरर रखने की वजह से ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसे, जैसे देखो सपोज करो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, फार डिस्टेंस पर रखी हुई AB, यहाँ से आने वाली जो लाइट रे होंगी, पहली लाइट रे जाएगी फोकस की तरफ, दूसरी लाइट रे को हम लेकर गए इसके पोल पर इंसिडेंट कराया, तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी। अब देखो ये वाली भी रिफ्लेक्टेड है, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पर, आगे जाके, तो यहाँ पर हमारी एक वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से मिरर तक की है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर। अब ये जो लाइट रे थी ये रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी, तो इसकी एक फाइनल इमेज हमको यहाँ पर देखने को, यानी कि आई पीस के फोकस पर हमें फाइनल इमेज देखने को मिल जाएगी। अब ये जो फाइनल इमेज है ये इस आई के या इस लेंस के सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, यही एंगल इसके लिए बीटा का काम करेगा, और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे सर ये है अल्फा, ये अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। तो बीटा बाई अल्फा का यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे सिंपली, और यही बीटा बाई अल्फा का जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे सर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, मैग्निफिकेशन का काम करेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कहें, मैग्निफिकेशन m जो होगा किस किस के बराबर होगा, बीटा बाई अल्फा, बीटा इज दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा या दिस इज अल्फा। एक ट्रायंगल हमको, अगर मैं इसको मानता हूँ ये है ए बी, तो इसको नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, ठीक। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा या टेन बीटा हो जाएगा ए डैश
बी डैश डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एफ ई, और सॉरी ये बीटा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। ये है ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन आया बीटा बाई अल्फ़ा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एफ ई होल डिवाइडेड बाई ए डबल डैश बी डबल डैश होल डिवाइडेड बाई एफ ओ। अब ए डैश बी डैश बाई ए डबल डैश बी डबल डैश कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ से मैग्नीफिकेशन आपका मिल जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई के बराबर। तो ये हमारा फाइनल इमेज आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है ये ए डबल डैश और बी डबल डैश के बराबर बनेगी, ठीक है। इस वजह से ए डैश बी डैश को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन जो आएगा ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई आईपीस के फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप आपको समझ में आ गया होगा। तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और जितने भी इसके मैग्नीफिकेशन के डेरिवेशन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको सभी आप कॉपी में नोट कर लेना। और इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लासरूम में करवा दिए जाएंगे, या फिर इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए या फिर मैसेज करके पूछिए। ओके, थैंक यू।